अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक हमारा होगा लैंग्वेज एवेल्यूएशन मॉडल्स, और उसमें हमारा जो मेन फोकस होगा दैट इज परप्लेक्सिटी। इसमें हम देखेंगे जब आप लैंग्वेज मॉडल्स बिल्ड करते हैं तो हम उसको कैसे एवेल्युएट कर सकते हैं यूजिंग परप्लेक्सिटी एवेल्यूएशन मेजर। सो स्टार्ट करते हैं। लैंग्वेज मॉडल की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास दो टाइप्स की एवेल्यूएशंस हैं। एक है एक्सट्रिंसिक एवेल्यूएशन और सेकंड वन इज इंट्रिंसिक एवेल्यूएशन। कीप इन माइंड कि ये दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एवेल्यूएशन हैं, इनको आपको कंफ्यूज नहीं करना एवेल्यूएशन मेजर से कि ये प्रोबेबिलिस्टिक है या ये आपके पास क्रॉस एंट्रोपी है या परप्लेक्सिटी है। सो एक्सटेंसिव एवेल्यूएशन क्या है? evaluating the performance of language model by embedding it in an application and measure how much application improves। आपके पास एक लैंग्वेज मॉडल आपने बिल्ड किया और अब आपने उस लैंग्वेज मॉडल को यूज किया एक और एप्लीकेशन में। फॉर एग्जांपल आप स्पीच टू टेक्स्ट एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे थे और आपने इस लैंग्वेज मॉडल को इसके लास्ट लेयर पे इंट्रोड्यूस कर दिया, और फिर अब आपने देखा कि अब कितने बेहतर रिजल्ट्स आ रहे हैं स्पीच टू टेक्स्ट सिस्टम के। मींस के अगर आपने एक एप्लीकेशन बिल्ड किया है स्पीच टू टेक्स्ट विदाउट लैंग्वेज मॉडल और आपके पास रिजल्ट्स आ रहे हैं एक X%, और फिर आपने सेम एप्लीकेशन यूज की विद लैंग्वेज मॉडल और अब आपके पास X+Y% रिजल्ट आ गया, मीन्स उसमें इंक्रीज होगी। तो इट मीन्स जो लैंग्वेज मॉडल है उसने इसमें इम्प्रूवमेंट की। अगर आपने लैंग्वेज मॉडल को एवेल्युएट करना है थ्रू एक्सटेंसिव एवेल्यूएशन तो उस केस में हम लैंग्वेज मॉडल को किसी और एप्लीकेशन में यूज करते हैं और फिर देखते हैं कि आपके पास कितनी इंप्रूवमेंट आ रही है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास लैंग्वेज मॉडल ए है और लैंग्वेज मॉडल बी है, और अब आपने ये देखना हो कि इन दोनों में से कौन सा लैंग्वेज मॉडल बेहतर है, और अब आप उसको एवेल्युएट करना चाह रहे हैं थ्रू एक्सटेंसिव एवेल्यूएशन, तो देन आप क्या काम करेंगे? अगर मैं मशीन ट्रांसलेशन सिस्टम की बात करता हूँ तो आप मशीन ट्रांसलेशन सिस्टम पे लैंग्वेज मॉडल ए को यूज करेंगे और देखेंगे कि आपके पास रिजल्ट्स कितने आ रहे हैं। एज्यूम करें कि 80% रिजल्ट आ रहे हैं। फिर मशीन ट्रांसलेशन सिस्टम को आप एवेल्युएट करेंगे थ्रू लैंग्वेज मॉडल बी, और अगर आपके पास रिजल्ट 78% आ रहे हैं तो आप कहेंगे कि इस टास्क के लिए लैंग्वेज मॉडल ए जो है वो ज्यादा अच्छे रिजल्ट दे रहा है एज कम्पेयर टू बी। नेक्स्ट है इंट्रिंसिक एवेल्यूएशन, measures the quality of model independent of application। आपको अगर प्रीवियस लेक्चर याद हो जहां पे हम अपने डाटा को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे, ट्रेनिंग और टेस्टिंग, एक्चुअली वो अप्रोच है इंट्रिंसिक एवेल्यूएशन की। कि जब आप अपने लैंग्वेज मॉडल को इस तरह डिवाइड करते हैं कि वो वाला कॉर्पस जिस पे आपने ट्रेनिंग अपने कॉर्पस को टू पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, ट्रेनिंग और टेस्टिंग, और ट्रेनिंग डाटा को यूज करते हुए आपने प्रोबेबिलिटीज लर्न करनी और टेस्टिंग पे फिर उसको एवेल्युएट किया, तो ये जो मैकेनिज्म है दिस इज कॉल्ड इंट्रिंसिक एवेल्यूएशन। नेक्स्ट इसको जरा डिटेल से देख लेते हैं कि एक्सट्रिंसिक एवेल्यूएशन ऑफ एनग्राम मॉडल्स में क्या है। कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या, आपने कंपेयर करने हैं दो लैंग्वेज मॉडल्स ए और बी। तो आप क्या काम कर सकते हैं? पुट ईच मॉडल इन द टास्क। क्या आप ये देखना चाह रहे हैं कि इनमें से कौन सा मॉडल ज्यादा बेहतर रिजल्ट दे रहा है? आप उनको स्पेल करेक्शन में या स्पीच रिकग्नाइजर सिस्टम में या मशीन ट्रांसलेशन सिस्टम में यूज करें, और फिर रन द टास्क एंड गेट एन एक्यूरेसी फॉर ए एंड बी, जैसे हमने लास्ट स्लाइड में भी डिस्कस किया। आपने अगर मशीन ट्रांसलेशन सिस्टम यूज किया और उसमें आपने लैंग्वेज मॉडल ए यूज किया, देन आपका काम आप इसकी एक्यूरेसी गेट करें कि क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। सिमिलरली मशीन ट्रांसलेशन सिस्टम है और उसमें आपने लैंग्वेज मॉडल बी यूज किया और देन आपने उसकी एक्यूरेसी चेक की और फिर आपने देखा कि वो कितने बेहतर रिजल्ट्स दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास स्पेल चेकिंग है, हाउ मेनी मिसस्पेल्ड वर्ड्स आर करेक्टेड प्रॉपर्ली, हाउ मेनी वर्ड्स आर ट्रांसलेटेड करेक्टली।
सो जिस भी लैंग्वेज मॉडल से आपके पास रिजल्ट ज़्यादा बेहतर आ रहे हैं, आप उस लैंग्वेज मॉडल को कम कर लेंगे कि लैंग्वेज मॉडल ए के अच्छे रिजल्ट्स हैं या लैंग्वेज मॉडल ए ज़्यादा अच्छे रिजल्ट दे रहा है एज कम्पेयर टू लैंग्वेज मॉडल बी। तो इस तरह आप लैंग्वेज मॉडल ए और बी को कंपेयर कर सकते हैं। सिमिलरली जब हम इंट्रिंसिक एवैल्यूएशन की बात करते हैं और आप देखना चाह रहे हैं कि ये आपके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि जो आपने लैंग्वेज मॉडल्स तो बिल्ड किए हैं उनकी गुडनेस या बैडनेस को चेक कर सकें थ्रू एक्सट्रिंसिक एवैल्यूएशन, तो उसका अल्टरनेट हमारे पास है इंट्रिंसिक एवैल्यूएशन। और उसमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि डज आवर लैंग्वेज मॉडल प्रेफर गुड सेंटेंसेस टू बैड वन। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि क्या हमारा लैंग्वेज मॉडल जो प्रॉपर इंग्लिश सेंटेंस है उसको हाई प्रोबेबिलिटी असाइन करता है एज कंपेयर टू जो ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस नहीं है उससे। इसमें हमारे पास अप्रोच क्या होती है जिससे हमने पहले डिस्कस किया था, वी ट्रेन द पैरामीटर्स ऑफ अ मॉडल ऑन द ट्रेनिंग सेट। हम अपने कंप्लीट कॉर्पस को 2 पार्ट्स या 3 पार्ट्स, डिपेंड करता है कि आप किस तरह उसको करना चाह रहे हैं। फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी फिलहाल आप 2 पार्ट्स देख लीजिए कि ट्रेनिंग डाटा में यूज़ करते हुए तमाम पैरामीटर्स लर्न किए, और ये जो पैरामीटर्स हैं अगर आप यूनिग्राम मॉडल की बात कर रहे होंगे तो वहाँ पे इंडिविजुअल वर्ड्स की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अगर बायोग्राम मॉडल होगा तो बायोग्राम के लिहाज से आ जाएगा, ट्राइग्राम होगा तो ट्राइग्राम के लिहाज से प्रोबेबिलिटीज आ जाएंगी एंड सो ऑन। वी टेस्ट द मॉडल परफॉर्मेंस ऑन द डेटा वी हैवंट सीन। जो हमारे पास टेस्टिंग डेटा है हम उस पर उन मॉडल्स को एवेल्युएट करते हैं और देखते हैं कि कितने बेहतर रिजल्ट्स आ रहे हैं। और ऑब्वियसली ये उनको देख उनकी परफॉर्मेंस को हम एवेल्युएट करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई वैल्यूएशन मेजर होना चाहिए। वो हमारे पास क्रॉस एंट्रोपी हो सकता है, परप्लेक्सिटी हो सकता है, एवरेज लाइक्लीहुड प्रोबेबिलिटीज हो सकती हैं। जिस तरह अभी हमने पहले शेयर किया कि जब आप एक्सटेंसिव एवेल्यूशन कर रहे हैं तो उसमें चैलेंजेस हैं कि आपको पूरा एक सिस्टम चाहिए। फिर उस पर अगर मशीन ट्रांसलेशन सिस्टम की बात करनी है तो आपके पास कोई आपके पास सिस्टम हो जहाँ पे मशीन ट्रांसलेशन सिस्टम ऑलरेडी ट्रेन हो चुका हो और फिर आप उस पर लैंग्वेज मॉडल उसको अप्लाई करके उसको परफॉर्मेंस को चेक कर रहे हैं, तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग टास्क है, ये डेज और वीक्स ले सकता है। जबकि जो इंट्रिंसिक एवेल्यूएशन है जो कि इस लेक्चर में हमारा फोकस होगा यूजिंग परप्लेक्सिटी, ये रिलेटिवली इजी है। इसके थ्रू हमें एक इंट्यूशन मिल जाती है कि कौन, अगर हमें कंपेयर करना है मल्टीपल लैंग्वेजेस मॉडल के दरमियान तो हमें आइडिया हो जाएगा कि कौन सा लैंग्वेज मॉडल कितने बेहतर रिजल्ट्स दे रहा है। अब बात करते हैं परप्लेक्सिटी की। परप्लेक्सिटी क्या है और इसकी मेन इंट्यूशन क्या है। जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया कि हम असल में फिर जब हम लैंग्वेज मॉडल की बात करते हैं तो उसमें एक टास्क ये है कि पूरे सेंटेंस की क्या प्रोबेबिलिटी है, और सेकंड टास्क क्या है कि हम नेक्स्ट वर्ड कितना बेहतर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास सेंटेंस है आई ऑलवेज ऑर्डर पिज्जा विद चीज एंड डैश, और अब आपके पास जो चॉइसेस आ रही होंगी वो क्या हो सकती है, मशरूम, पेपरोनीज, और एंड के बाद एंड आने की बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है। सो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो नेक्स्ट वर्ड आ रहा है उसको ज्यादा स्कोर असाइन हो। Similarly, the 30th president of US was आयशा। सो नेक्स्ट वर्ड हम प्रेडिक्ट करें, और हमने ये भी देखा कि यूनिग्राम के थ्रू जब हम नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्ट करें तो उसके रिजल्ट्स बहुत पुअर होंगे। क्यों? क्योंकि उसमें कॉन्टेक्स्ट मेंटेन नहीं हो रहा, उसमें सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी, वर्ड्स की इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी को देखा जा रहा होता है, जिसकी वजह से अगर हमने सेंटेंस कंप्लीशन करना है या नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्ट करना है उससे अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अगर हम बायोग्राम, ट्राइग्राम, फोरग्राम लैंग्वेज मॉडल को यूज़ करें तो नेक्स्ट हम ज़्यादा बेहतर पोजिशन में आ जाएंगे नेक्स्ट वर्ड को प्रेडिक्ट करने। स्टिल देर आर सम इश्यूज के लॉन्ग टर्म जो डिपेंडेंसीज हैं वो हैंडल नहीं हो सकेंगी, लेकिन एज कंपेयर टू यूनिग्राम हमें बेहतर रिजल्ट्स मिल रहे हैं। और अब हम उसको जो एवेल्युएट कर रहे होंगे वो कर रहे होंगे यूजिंग परप्लेक्सिटी। A better model of that is one which assigns a high probability to the word that actually occurs. So हमारा जो अल्टीमेट गोल है वो हाई प्रोबेबिलिटी असाइन करना। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि एक्चुअली परप्लेक्सिटी है क्या।
The best language model is one that best predicts an unseen test. अगर आपके पास मल्टीपल लैंग्वेज मॉडल है, लैंग्वेज मॉडल 1, लैंग्वेज मॉडल 2, लैंग्वेज मॉडल 3, और अगर आपके पास एक सेंटेंस आया फ्रॉम टेस्टिंग डेटा, तो सबसे बेहतर लैंग्वेज मॉडल वो होगा जो इस सेंटेंस को सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी असाइन करेगा। ये एक टिपिकल है। अब हम यहाँ पे जो एवैल्यूएशन मेजर यूज करें दैट इज परप्लेक्सिटी। परप्लेक्सिटी क्या है? अगर आपको प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करना आ गई तो परप्लेक्सिटी कंप्यूट करना कोई इशू नहीं। परप्लेक्सिटी इज द इनवर्स probabilities of the test set normalized by the number of words। और परप्लेक्सिटी को हम आमतौर पे पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें पहले प्रोबेबिलिटीज ही कंप्यूट करनी है, लेकिन परप्लेक्सिटी क्या है? इनवर्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। जब हम ये बात करें कि इनवर्स ऑफ प्रोबेबिलिटी है, अब जरा बात ध्यान से देखिएगा। अगर मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करनी है तो ज्यादा बेहतर लैंग्वेज मॉडल वो होगा जो हाई प्रोबेबिलिटी रिटर्न कर रहा होगा। और जब मैं परप्लेक्सिटी की बात करता हूँ, परप्लेक्सिटी की, और परप्लेक्सिटी क्योंकि इनवर्स ऑफ प्रोबेबिलिटी है, तो इट मींस ज्यादा बेहतर लैंग्वेज मॉडल वो होगा जिसकी लो परप्लेक्सिटी होगी, राइट? और आप इस फार्मूला से भी देख सकते हैं। सो अगर आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ऑफ डब्ल्यू, तो उसका फार्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 W2 अप टू WN। और अगर आपने परप्लेक्सिटी फाइंड करनी है तो यहाँ पे आ जाएगा प्रोबेबिलिटी और उसकी हम अंडर रूट ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू n, या उसकी पावर -1/n। n रिप्रेजेंट कर रहे हैं टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर हमने इस पे चेन रूल अप्लाई करेंगे, जिस तरह पहले हम प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 W2 अप टू WN पे चेन रूल अप्लाई कर रहे थे, वो किस तरह के प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ W2 गिवन W1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ W3 गिवन W1 W2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डॉट 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 प्रोबेबिलिटी ऑफ n गिवन W1 W2 अप टू WN-1। सिमिलरली यहाँ पे भी उसी तरीके से ही चेन रूल अप्लाई हो रहा है। अगर आप इस नोटेशन को देखें, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा होगा, ये इसी के इक्विवेलेंट है। और अब अगर आपने बायग्राम लैंग्वेज मॉडल की परप्लेक्सिटी फाइंड करनी है, तो जिस तरह बायग्राम लैंग्वेज मॉडल था प्रोबेबिलिटी ऑफ WI गिवन WI-1, तो यहाँ पे भी उसी तरीके से प्रोबेबिलिटीज कंप्यूट होंगी, लेकिन थ्रू परप्लेक्सिटी। सो प्रोबेबिलिटी जब कंप्यूट होगी, उन सबको आपने मल्टीप्लाई कर दिया और उसका आपने इस तरीके से अंडर रूट ले लिया विद रिस्पेक्ट टू पावर n। तो जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया कि अब जब हम लैंग्वेज मॉडल की बात करेंगे तो वहां पे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? मिनिमाइज करना परप्लेक्सिटी को, क्योंकि जब हम परप्लेक्सिटी को मिनिमाइज कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली जो प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमाइज हो रही है। लिटरेचर में आपको परप्लेक्सिटी एवेल्यूएशन मेजर मिलेगा फॉर लैंग्वेज मॉडल्स। दोनों में डिफरेंस क्या है? प्रोबेबिलिटी में सिर्फ डायरेक्ट हम प्रोबेबिलिटीज कर रहे हैं और यहाँ पे हम उसका इनवर्स ले रहे हैं। यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि असल में हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्यों नहीं ले रहे और परप्लेक्सिटी क्यों ले रहे हैं। परप्लेक्सिटी एज अ ब्रांचिंग फैक्टर ये ज्यादा इंट्यूटिव वैल्यूएशन में देता है जब हम लैंग्वेज मॉडल की बात करते हैं। लेट्स सपोज अ कंसिस्ट ऑफ रैंडम अ सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ रैंडम डिजिट्स, उसमें आपके पास रैंडम डिजिट्स हैं। इट मींस कि अगर एक सेंटेंस है उसमें रैंडम डिजिट्स आ रहे हैं रैंडमली, तो हर डिजिट के अकर होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? दैट इज 1/10, क्योंकि 0 डिजिट भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, और हर एक की अपनी जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज 1/10। हर डिजिट की 10 डिजिट्स हैं। और अब अगर आप एक ऐसी लैंग्वेज की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाह रहे हैं
जहाँ पे हर डिजिट के अकर होने की इक्वल प्रोबेबिलिटी है, इक्वल लाइकली वो अकर हो सकता है। 0 के बाद 1 आ सकता है, 1 के बाद 2 आ सकता है। तो इट मींस एससी लैंग्वेज का जो ब्रांचिंग फैक्टर होगा वो 10 होगा। और इट मींस कि जब हम उसी लैंग्वेज की परप्लेक्सिटी कंप्यूट करेंगे तो वो 10 होगी। और 10 इंडिकेट कर रहा है कि आपके पास 10 पॉसिबल वर्ड्स हैं, हर वर्ड के अकर होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है, और हर वर्ड के बाद दूसरा वर्ड आ सकता है। तो इट मींस 1 के बाद 0, 1, 2, तो ये पॉसिबल वर्ड्स आ सकते हैं, डिजिट्स आ सकते हैं। सो ये उसका ब्रांचिंग फैक्टर है। फिर अगर 2 आ गए तो 2 के बाद 0, 1, 2 अप टू 9 डिजिट्स आ सकते हैं। अगेन इसका ब्रांचिंग फैक्टर, यानी हर डिजिट के बाद जो नेक्स्ट डिजिट है वो 10 पॉसिबल आ सकते हैं। इस वजह से ये इसको 10 ब्रांचिंग फैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो व्हाट इज द परप्लेक्सिटी ऑफ द सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द मॉडल? सो अब आपके पास ये W1, W2 अप टू WN है, और हर वर्ड के अकर होने की प्रोबेबिलिटी आपके पास अगर आ रही है 1/10, तमाम के तमाम वर्ड्स इंडिपेंडेंट हैं, तो अब आप क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ W1, प्रोबेबिलिटी ऑफ W2, प्रोबेबिलिटी ऑफ W3 अप टू प्रोबेबिलिटी ऑफ WN, और होल की पावर -1/n। और अब ऑटोमेटिकली हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/10 है, और ये n वर्ड्स हैं तो इनकी पावर n होगी ओवर -1/n। तो ये जो n है ये इससे कैंसिल आउट हो गया, और आपके पास आंसर आ गया 1/10 होल की पावर -1, दैट इज इक्विवेलेंट टू 10। होपफुली आपको क्लियर हो चुका होगा। इसको दोबारा समराइज कर देता हूँ। यहाँ पे हमने जो लैंग्वेज एज्यूम की है वो है सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ रैंडम डिजिट्स, और साथ आपको बता दिया कि हर डिजिट के अकर होने की प्रोबेबिलिटी दैट इज 1/10। और अगर आपके पास हर डिजिट के अकर होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है और दैट इज 1/10 है, इट मीन्स के हर डिजिट के बाद कोई भी डिजिट आ सकता है। 10 पॉसिबल चॉइसेस हैं। सो इसका जो ब्रांचिंग फैक्टर हुआ दैट इज 10, और परप्लेक्सिटी हमें ये ब्रांचिंग फैक्टर रिटर्न कर रही है। नेक्स्ट, अब आप देखें कि यहाँ पे जो एग्जांपल ली गई है वो है वॉल स्ट्रीट जर्नल का डेटा सेट, जिसमें जो ट्रेनिंग वर्ड्स है दैट इज अराउंड 38 मिलियन, और जो टेस्ट डेटा में वर्ड्स है दैट इज अराउंड 1.5 मिलियन। अब यहाँ पे किया क्या? जब इस ट्रेनिंग डेटा पे यूनिग्राम लैंग्वेज मॉडल बिल्ड हुआ और हर वर्ड की प्रोबेबिलिटीज कंप्यूट कर ली और टेस्टिंग डेटा पे उसकी परप्लेक्सिटी कंप्यूट की, तो इस पूरे टेस्टिंग डेटा पे परप्लेक्सिटी आई 962। सिमिलरली जब बायग्राम लैंग्वेज मॉडल कंप्यूट किया बाय वर्ड बायग्राम लैंग्वेज मॉडल यूजिंग ट्रेनिंग डेटा, और फिर टेस्टिंग डाटा को यूज करते हुए परप्लेक्सिटी कंप्यूट की, तो इसकी परप्लेक्सिटी आई 170 इस कंप्लीट टेस्ट डाटा की। सिमिलरली जब ट्राइग्राम की प्रोबेबिलिटीज की यूजिंग ट्रेनिंग डाटा और टेस्टिंग डाटा पे प्रोबेबिलिटीज परप्लेक्सिटी कंप्यूट की, तो आंसर आया 109। जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड में भी देखा कि परप्लेक्सिटी इनवर्स प्रोबेबिलिटी का इनवर्स है परप्लेक्सिटी। सो प्रोबेबिलिटी अगर हाई होगी तो परप्लेक्सिटी कम होगी। इट मीन्स के लैंग्वेज मॉडल बेहतर वो होगा जिसकी कम परप्लेक्सिटी आ रही है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि यूनिग्राम लैंग्वेज मॉडल की परप्लेक्सिटी 962 है, बायग्राम की 170 है, और ट्राइग्राम की 109 है। सो सबसे पुअर लैंग्वेज मॉडल कौन सा होगा? दैट इज यूनिग्राम, ये सबसे पुअर है। फिर उसके बाद जो बेहतर है दैट इज बायग्राम, और सबसे बेहतर है ट्राइग्राम। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि ट्राइग्राम लैंग्वेज मॉडल क्यों बेहतर है यूनिग्राम बायग्राम से? आपसे अगर मैं पूछूं तो ये आपके माइंड में क्या थॉट्स आ रहे हैं? बिल्कुल ठीक है, वो इस आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि ये लैंग्वेज मॉडल इस वजह से बेहतर है क्योंकि ये ज्यादा कॉन्टेक्स्ट को कवर कर रहा है। गुड। सो फोरग्राउंड पे जाएंगे तो चांसेस हैं कि आपके पास परप्लेक्सिटी और कम होती जाए। होपफुली आपको आइडिया हो चुका होगा। कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।